हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका अपकमिंग एग्जाम है भारत की विदेश नीति, इसकी हम वन शॉट वीडियो के बारे में। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका अपकमिंग एग्जाम होने वाला है भारत की विदेश नीति में, इसके जितने भी आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं वो हम लोग जल्दी से कवर करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको कवर कर दूंगा। आपको जितने भी यहाँ पर लेसन दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लेसन जो है हम लोग आधे घंटे की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए, पर आज हम जो है इसको पूरा का पूरा अच्छे से कवर यहाँ पर कवर देंगे। ठीक है, कवर कर देंगे। तो सबसे पहले आता है कि भारत की विदेश नीति, उसका अर्थ, निर्धारक तत्व और मूल्यांकन। यूनिट नंबर 1 में से सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ कि वन शॉट वीडियो है, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा मैं तेज़ी से पढ़ाऊँगा। तो आपको बस जो है मेन चीज़ें आपको समझ लेनी है एग्ज़ाम जाने से पहले, यानी कि बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम यू नीड टू जस्ट वॉच दिस वीडियो फॉर जस्ट क्लियरिंग योर डाउट कि इसके अंदर हमारे कौन-कौन से चैप्टर्स में कौन-कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। तो भारत की विदेश नीति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि जो विदेश नीति है उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम इसके इंट्रो पे ना जाकर हम डायरेक्टली यहाँ पहुँचेंगे कि जहाँ पर इसका ये वर्ड लिखा हुआ है, विदेश नीति की परिभाषा। तो देखो, किसी भी देश की विदेश नीति को उसके हितों को बढ़ावा देने वाले और राष्ट्रीय हित में निहित शब्दावली से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश, ठीक है, अपने हित को बढ़ाने के लिए जब किसी देश के साथ में संबंध बनाता है तो उसे हम विदेश नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब विदेश नीति का निर्माण जो है इसके दौरान जो है कर्ता अपने राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखता है। जो भी काम करने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, अपने राष्ट्र को, तो अपने राष्ट्र की हित को जो है अपने बिल्कुल केंद्र में रखेगा। ठीक है, और इसी से जो है फिर क्या करेगा, विदेश नीति का निर्माण करेगा। अब विदेश नीति की जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी है, देखो सबको पता है कि वैश्वीकरण के द्वारा सीमाओं का अंत होना, वैश्विक व्यवस्था में बदलाव होना, द्विद्रव्य विश्व बहुद्रव्य विश्व का बढ़ना, जलवायु परिवर्तन और महामारी और आतंकवाद, ये सब जो है विदेशी नीति की क्या है, चुनौतियां हैं। उसके बाद में विदेश नीति का अध्ययन क्यों करना चाहिए, यहाँ पर ये बताया गया है। तो देखो, विदेश नीति का अनुसरण जटिल है और इसके बावजूद भी राज्यों के द्वारा इसे चुनौती के रूप में स्वीकारते हुए आंतरिक और बाहरी दोनों स्तर पर परिवर्तन किए जा रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि भारत की विदेश नीति के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो भारत जो है एक जो ऐसा देश है आपका जिसको आज़ादी 1947 में मिली थी, और किसी भी देश की विदेश नीति आंतरिक और बाहरी दोनों ही कारकों से प्रभावित होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आंतरिक स्तर पर या फिर बाहरी स्तर पर, बल्कि दोनों स्तर के दोनों चीज़ों को देखा जाता है और उसके बाद में ही किसी भी देश की जो है विदेश नीति जो है प्रभावित होकर सामने आती है। अब भारत की विदेश नीति का निर्माण कैसे हुआ? तो देखो, यहाँ पर समसामयिक स्थिति में विश्व व्यवस्था के बदलते स्वरूप को देखते हुए बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने लगी। जटिल अंतर्निर्भरता, अनिश्चितताओं और बढ़ती अव्यवस्थाओं और वैश्विक शक्तियों में विषमता उसके रूप में फैली हुई थी। अब प्रश्न यह है कि जो समकालीन समय था, यानी कि जो पहले का समय था, उसमें उभरती हुई चुनौतियों का भारत की विदेश नीति किस प्रकार से हल निकालने का प्रयास करेगी। तो बात ये आती है कि जो विदेश नीति की हम जो बात कर रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो किस तरीके से बनेंगे और किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर कि जो हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं जिसका उद्देश्य और सिद्धांत पूछा जाएगा कि भारत की विदेश नीति क्या है और इसके उद्देश्य और सिद्धांत बताइए। तो विदेश नीति आपको समझ में आया कि किसी भी विदेश नीति का मतलब होता है कि अपने राष्ट्र का हित रखना, है ना? तो किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हित में निहित होता है और साथ ये भी कह सकते हैं कि उसका उद्देश्य ही विदेश नीति के निर्माण को आकार देता है। अब इसके अंदर कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहले किसी भी देश की विदेश नीति अपनी निरंतरता और परिवर्तन में आंकी जाती है कि क्या क्या उसके अंदर निरंतरता उसकी चल रही है, कंसिस्टेंसी जो उसकी चल रही है, और क्या क्या उसके अंदर जो है परिवर्तन आ रहे हैं। पहला काल 47 से 62 तक चला, दूसरा काल 62 से 91, और उसके बाद में 1951 से यूपीए, है ना? तो जो पहला और दूसरा और जो तीसरा चरण है वो कौन कौन से हैं? तो पहला चरण जो है, इसमें बताइए कि नेहरू जी के द्वारा जो है स्वीकृत किया गया था, यानी कि आज़ादी मिली भारत को। आज़ादी के बाद में विदेश नीति का जो है पूरा का पूरा दामोदार जो है नेहरू जी ने संभाला, क्योंकि नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री और साथ ही साथ विदेश मंत्री भी बने रहे। फिर दूसरा इसमें जो बताया गया, इसके अंदर बताया गया भारत चीन के याद में जो हुआ था 1962 के अंदर, और तीसरा शीत युद्ध वाला। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर आता है गुटनिरपेक्षता और उसके परे। गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या था, तो आपको पता होगा। मैं आपको गुटनिरपेक्षता का मतलब बताता हूँ। गुटनिरपेक्षता का मतलब है जब दो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ आपस में एक दूसरे के विरुद्ध थी, तो उस समय कुछ देशों ने मिलकर जो है अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई और उन्होंने एक नई नीति का निर्माण किया, यानी कि गुटनिरपेक्षता का निर्माण किया, जिसमें भारत सबसे अग्रणी देश था, क्योंकि भारत ने ही सबसे पहले जो है गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया था, नेहरू जी ने। ठीक है, कहाँ पर किया था? ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक स्पीच देने के दौरान जो है सबसे पहले नेहरू जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद में 1954 के अंदर जो है इस शब्द को लेकर आए गए। उसके अंदर 55 में इसमें बाडूम सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन के दौरान सारे देश इसके अंदर मिले और उन्होंने जो है गुटनिरपेक्ष नाम का जो एक देश गुट जो था वो बना डाला। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र की गमाल अब्दुल नासिर, है ना, और क्या कहते हैं इंडोनेशिया के जोसेफ ब्राट टीटो, और तो ये ऐसे ही जो है इसमें 5 देश इसके अंदर जुड़े जिन्होंने क्या करा, गुटनिरपेक्षता की नींव रख डाली। और 56 में इन्होंने एक सफल बैठक कर दी, और 61 के अंदर क्या हुआ, इसका एक प्रथम सम्मेलन हो गया। तो इसमें आपको इतना बहुत समझ में आ गया। अब भारत की विदेश नीति के जो चरण है,
तो उसमें इस भारत ने 2 दिशाओं में अपनी भूमिका निभाई। पहला, कि भारत ने गुटनिरपेक्षता का नेतृत्व लिया और दूसरा, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में भारत जो हमेशा से आगे रहा। तो भारत की विदेश नीति की जो प्रथम चरण की प्रमुख विशेषताओं में परमाणु अप्रसार संधि और संयुक्त राष्ट्र को पाक के मुद्दे पर शांति वार्ता प्रस्ताव और प्रादेशिक विवाद पर शांतिपूर्ण वार्ता शामिल करना था। कि भारत की जो विदेश नीति में सबसे पहला चरण रहा है वो यही रहा है, जो परमाणु अप्रसार संधि थी उसका विरोध, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो पाक के मुद्दे पर जो शांतिपूर्ण मुद्दा था उस चीज़ को लेकर जो बातचीत की थी वो। अब 1962 के चरण में भारत काफ़ी व्यावहारिक पक्ष पर जोर दे रहा था और आगे जाने की जो है कोशिश में लगा हुआ था, और वहीं पे जो है भारत के साथ में जो है चाइना का युद्ध हो गया था। अब 1966 में एक ताशकंद समझौता हुआ था, जहाँ पर जैसे कि 65 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसको समझौते के लिए जो है सोवियत संघ की एक जगह है ताशकंद, वहाँ पर जो है भारत के प्रधानमंत्री जी गए थे, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण के अंदर क्या बताया गया, सोवियत संघ का विघटन हुआ था और खाड़ी युद्ध से भारत में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था। तो ये भी आपको ज़्यादा वैसे समझने की जरूरत नहीं है, आपको जो उसका उद्देश्य आपने पढ़ लिया है। अब बात आती है कि 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेश नीति के निर्माण में जो समकालीन विकास और चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी है। तो 2014 में भारत की विदेश नीति को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक नई दिशा मिली, क्योंकि मोदी आए और उसके अंदर नमो की लहर लेकर आए और भाजपा विजय हुई, ठीक है। और उसके बाद में पंचशील, पंचशील का मतलब क्या है कि भारत और चीन के बीच में क्या हुआ, पंचशील समझौता हुआ। उस पंचशील समझौते के अंदर बताया गया कि भारत और जो चीन है वो 5 चीज़ों के सहअस्तित्व के सिद्धांत को अपनाएगा। अब वो जो सहअस्तित्व के सिद्धांत है वो कौन कौन से थे। सबसे पहला, संप्रभुत्ता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। ये जो आज़ादी है, जो क्षेत्रीय अखंडता है, इसको बनाए रखना है। आपसी गैर आक्रामकता के, एक दूसरे के ऊपर जो है आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सम्मान का भाव रखेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बात आती है इसकी चुनौती और सीमाओं की। तो सबसे पहली चुनौती क्या है, समस्यागत राजनीति विकास में पड़ोसी देशों की भूमिकाएं सबसे ज़्यादा। चीन, पाक, आतंकवाद, पलायन, नागरिक युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता। चीन का उदय होना ये एक समस्या है, पाकिस्तान का मुद्दा ये भी एक समस्या है, आतंकवाद का होना ये भी एक समस्या है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन करते हैं ये भी एक समस्या है, और जितने भी नागरिक युद्ध होते हैं ये सब भी एक समस्याओं के रूप में दिखता है। अब विश्व गुरु के रूप में अगर हम देखें यहाँ पर, तो वैश्विक नेता बनने की जो भारत की आकांक्षा है, उसने देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने पड़ोसी देशों को प्रतिनिधित्व करना आवश्यक हो गया है। अब जैसे भारत ने जो है क्या करा कि स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई गुटनिरपेक्षता की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हम नेम के नाम से जानते हैं। और भारत ही इसका सबसे पहला जो है जन्मदाता था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के अंदर सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। और भारत इसी वजह से जो है अपनी विदेश नीति को जो है अलग रखता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है सुरक्षा परिषद में सुधार। सुरक्षा परिषद यानी कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक जो है सुरक्षा परिषद है, जिसके अंदर 5 देशों को जो है वीटो पावर का अधिकार मिला हुआ है। भारत जो है इस वीटो पावर को खत्म करने की बात करता है और इसके अंदर जो है बदलाव करने की बात करता है। फिर आता है भारत के अंदर जलवायु परिवर्तन की बात, ठीक है, इसमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दे उद्दे हो गए, ये सब चीज़ें इसमें आती है। फिर महामारी, जैसे अभी कोविड है, तो इसमें भी आपको पता होगा कि भाई जो महामारी ने हमारी विदेश नीति को नई दिशा दी है, ताकि अलग अलग प्रकार के मुद्दों को संबोधित किया जा सके। फिर एशिया में बदलाव, बदलता सामरिक परिदृश्य, कि भाई अलग अलग देश जो है अपने अपने अलग अलग तरीके से जो है उस चीज़ को कदम उठा रहे हैं। सबके सब देश जो है एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाह रहे हैं, कुछ देश एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप ये पॉइंट लिख लीजिएगा और आप आराम से आंसर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है फर्स्ट लेसन है, इसकी मैंने आपको डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो डिटेल वीडियो मैं आपकी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। और आपको सिर्फ आपको जो ओवरव्यू चाहिए था तो आपने ये वीडियो देखी है। उसके बाद में हमारा दूसरा लेसन स्टार्ट होता है इसके अंदर, जिसमें आता है भारत और अमेरिका और भारत और रूस। तो देखिए भारत और अमेरिका और भारत और जो रूस है, ये भी बहुत इजी आपके लेसन है, इसकी भी डिटेल वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो जल्दी जल्दी हम इसमें पढ़ लेते हैं कि भारत अमेरिका विश्व के सबसे प्राचीन बड़े लोकतांत्रिक देशों में से है, यानी कि अमेरिका और भारत जो है वो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में से गिने जाते हैं, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका के संबंध, तो आपको पता होगा कि सन 1945 के दौरान 6 अगस्त और 9 अगस्त पर जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए। अब उसी के बाद से ही शीत युद्ध आरंभ हो गया। अब उसके बाद में विश्व 2 भागों में बँट गया, पर भारत ने क्या करा, न स्वतंत्र देश होने के कारण गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया
और आगे जाकर जो है उसने सीटो सेंटो इन जैसी संधियों का सपोर्ट नहीं लिया और इनसे बिल्कुल अलग रहा। उसके बाद में कश्मीर मुद्दा आता है। भारत को अमेरिका से सकारात्मक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ हमेशा। कश्मीर मुद्दे को लेकर अमेरिका कभी भी कुछ नहीं बोलता, वो चुप्पी साधे बैठता है। कश्मीर क्योंकि पाकिस्तान के मामले को लेकर आ जाता है, और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए क्या है, अमेरिका के लिए एक वो बाजार है जहाँ पर वो अपने हथियार सप्लाई कर सकता है। इस वजह से उसने उस चीज़ को लेकर कुछ नहीं बोला। और वहीं अमेरिका का नकारात्मक रवैया 1971 तक जारी रहा, जिसकी वजह से जो है भारत ने जो है शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की मांग की, पर सोवियत संघ के साथ में उसने अपने संबंध अच्छे बना लिए थे। पाकिस्तान भारत अमेरिका के बीच में एक मिश्रित संबंध। भारत का विभाजन अत्यंत पीड़ादायक था, सबको पता है कि दो भाग हो गए थे। शीत युद्ध के बाद में ही दौर में भू रणनीति महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत ने अमेरिका का सहयोग लेने से मना कर दिया, और अमेरिका ने शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान को अपने सहयोगी के रूप में समर्थन दिया था। वहीं अमेरिका ने क्या करा, भारत ने जब उसको सपोर्ट नहीं दिया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट दे दिया, और सीटो और सेंटो के संगठन के तहत पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका से हथियार स्थानांतरित और अन्य सैन्य राजनीतिक सहायता भी प्राप्त होने लगी। अब जो है भारत की सुरक्षा की दृष्टि से क्या है, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक। उसके बाद में आता है आपका यहाँ पर कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में भारत अमेरिका का द्विपक्षीय संबंध। तो भाई स्टार्टिंग में जब उस समय देखें तो सोवियत संघ के साथ में जो है विघटन की जब बात आई थी, तो उस समय शीत युद्ध की अवधि के बाद भारत अमेरिका के संबंधों ने एक नया चरण ले लिया। ये काफ़ी हद तक भारत में आर्थिक परिवर्तन के कारण अब भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात अपनाई गई राज्य सहायता प्राप्त मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया, समाप्त कर दिया था। और नई आर्थिक संकटों से निपटने के लिए भारत ने क्या करा, जो है अलग से एक नीति अपनाने का फैसला लिया और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का फैसला ले लिया। वहीं अगर हम आगे देखें इधर, तो 11 सितंबर के बाद भारत अमेरिकी संबंध कैसे बदले, कि भाई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था आपका न्यूयॉर्क में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जिसका WTC जो आपका वो रहा है, उसके दो जो बड़े बड़े टावर थे उस पर 11 सितंबर 2001 के दिन जो है हमला कर दिया गया था। अब जब ये हमला हुआ था तो इस हमले के अंदर बताया गया था कि भाई सारा का सारा जो हमला है वो कौन जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार है इसके लिए। तो इसलिए क्या हुआ, उसके बाद से जो है पाकिस्तान से संबंध धीरे धीरे खत्म होने लगे, और पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और आर्थिक अस्थिरता के कारण उसे अमेरिका ने समर्थन मिलना धीरे धीरे कम हो गया। फिर उभरता हुआ भारत। अब जब वहाँ पर अमेरिका ने कहीं ना कहीं मतलब देखा भाई कि चोट खाई, पाकिस्तान ने उसको धोखा दे दिया है ना, तो वहीं उसने भारत के साथ में संबंध अच्छे से बनाना स्टार्ट कर दिए। भारत अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी से भी गठबंधन करने के लिए जो तैयार था। फिर असैन्य परमाणु सुरक्षा, ये पॉइंट बना लीजिए आप। असैन्य परमाणु सुरक्षा, शांतिपूर्ण असैन्य परमाणु सहयोग समझौता जो है 2008 में हस्ताक्षर हुए थे। ये दोनों देशों के बीच में पहली रणनीतिक सफलता थी 2008 में। फिर रक्षा सहयोग, 2005 में 10 साल की अवधि के हस्तांतरित रक्षा सहयोग समझौते में संयुक्त समुद्री अभ्यास, हथियारों की आपूर्ति और रक्षा सूचनाओं को साझा करना शामिल था। ठीक है, ये रक्षा सहयोग था आपका। उसके बाद में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक थिएटर था। इसमें चीन और अन्य जितने भी देश थे एशियाई आसियान के सदस्यों के साथ में उदय के साथ हिंद प्रशांत महासागर ने हाल के वर्षों में रणनीति और आर्थिक महत्व हासिल कर लिया, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा के संसाधनों के लिए भी क्या करा, आपूर्ति मार्ग के रूप में इसे शामिल कर दिया। वहीं अगर हम देखें भारत और रूस के संबंध इस वाले लेसन में, तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में भारत के सोवियत संघ के साथ में काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध रहे, क्योंकि रूस जो है वो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। भारत सोवियत संघ का जो संबंध है वो बीच में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था तो उस समय भारत को ना तो यूएसएसआर ने आवश्यक समर्थन मिला था, ना ही यूएसए से। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी सहयोग और मित्रता के लिए आदर्शवादी सिद्धांत की एक बड़ी हार का सामना किया था, कि दोनों में से किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और उसके बाद में धीरे धीरे 1970 के आसपास आते आते भारत और सोवियत संघ के साथ में जो है 20 वर्षीय संधि की थी। ठीक है, 20 वर्षीय संधि की गई थी, और वहाँ पर जो है भारत और जो सोवियत संघ की जो है अच्छी दोस्ती बन गई थी। और जब 1991 में जब सोवियत संघ का विनाश हुआ, तो उसके बाद में जो है जब उसका उत्तराधिकारी रूस बना, तो रूस को जो है बहुत अच्छे संबंध भारत के साथ में बनाने को मिले हैं। यूएसएसआर का पतन और रूस के साथ में संबंध अच्छे बन गए थे। तो इसमें बस यही सब चीज़ें हैं इसके अंदर, कि भारत और रूस के बीच में किस तरीके से वो रहे हैं। रक्षा संबंध की देखें 2000 के अंदर जो है व्लादिमीर जो पुतिन थे वो राष्ट्रपति बने,
उसके बाद में 2010 में उन्होंने विशेष विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी से अपग्रेड किया। बाद में 70% रक्षा उपकरण जो है भारत के लगभग जो है अब इनके संबंधों का रणनीतिक आयाम है ना, दोनों सपोर्ट करते हैं बिल्कुल ही। असैन्य परमाणु संबंध, अब दोनों के बीच में जो है परमाणु आपूर्ति समूह, यानी कि इन सब चीज़ों को लेकर जो है क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि जो है किसी भी प्रकार के परमाणु संबंधों का जो है सपोर्ट मिलेगा और दोनों के दोनों देश एक दूसरे को परमाणु में भी सपोर्ट करेंगे। आर्थिक संबंध, भारत पूर्व सोवियत संघ और सोवियत रूस के बाद के फार्मास्यूटिकल उत्पादकों के प्रयुक्त निर्यातकों में से भी एक माना जाता है। वैश्विक साझेदारी भी है कि भारत जो है रूस के साथ में बहुत अच्छी जो है साझेदारी करता है हर चीज़ के अंदर वैश्विक स्तर पर, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे इसमें से क्वेश्चन रहेंगे। ये देखो क्वेश्चन है आराम से इजीली कि भारत और अमेरिका और भारत और रूस के संबंध, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो दूसरा तीसरा चौथा जो संबंध है आपके, तीनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप कर लीजिएगा। फिर आता है भारत और चीन। तो भारत और चीन की बात करें तो भारत और चीन के बीच में राजनीतिक और राजनीतिक संबंध जितने भी हैं वो सब हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो भारत और चीन के संबंध है तो उसमें द्विपक्षीय संबंध की प्राथमिकता दी गई है कि दो प्रकार से विचार हमें भारत और चीन को संबंध को समझने की दिशा में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, जो मानता है कि भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधी में हमें एक सीमितता देखने को मिलती है। ये वास्तविकता की बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं, है ना। और दूसरा उदारवादी, भारत और चीन दोनों ही वैश्विक आर्थिक प्रणाली में प्रमुख आर्थिक शक्तियां हैं, तो इसलिए दोनों को एक दूसरे के प्रति उदार जैसी नीति रखनी चाहिए। सीमा युद्ध जो 1962 में हुआ था, 1962 का ये युद्ध था वो दोनों के बीच में हुआ था और चीन ने भारत को एक्साई चीन के माध्यम से जिनजियांग को तिब्बत से जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण किया था और इस बारे में भारत को 1959 में पता चला, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया था और फिर 1962 में इसका परिणाम निकला कि युद्ध हो गया और भारत ने एक तरफा युद्ध रोककर जो है इस चीज़ को समाप्त किया। तिब्बत का मुद्दा, अब जो दलाई लामा थे उसको भारत ने शरण दे दी थी। 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। इस बात से चाइना नाराज हो गया क्योंकि पंचशील समझौते में बात हुई थी कि भाई आप किसी के घरेलू मामले में दखल अंदाजी नहीं दोगे, पर भारत ने उस समय जो है दलाई लामा को शरण देने के बाद में जो है चाइना के साथ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत किया और इसी गलती की वजह से जो है भारत और चाइना के संबंध और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। फिर आगे देखते हैं हम कि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय स्टार पर कई मुद्दे हुए हैं। दोनों के दोनों देश जो है द्विपक्षीय व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा चलते हैं। दक्षिण एशिया में बेल्ट रोड की पहल चीन के द्वारा, चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड, ठीक है, इनिशिएटिव के तहत चीन ने दक्षिण एशिया राज्यों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निवेश लिंक बनाने का लगातार प्रयास किया, जिससे BRI को लेकर भारत की आशंका को देखते हुए दोनों देशों के साथ में बातचीत में एक संशय स्थिति बनी हुई थी और भारत BRI को चीन द्वारा किया जा रहा एक रणनीतिक योजना का हिस्सा ही था। तो यहाँ पर भी आपको इसमें आपको ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत है नहीं। फिर है गलवान बॉर्डर। तो कोविड-19 के बाद में जो है सीमा पर एक गलवान बॉर्डर की घटना आई थी, जिसमें बताया गया था इस घटना का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भारत और चीन के बढ़ते आर्थिक सहयोग पर पड़ा था। और वहीं आगे चल के देखते हैं तो भारतीय पक्ष के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाभिमान का एक सवाल बन गया और इस घटना से भारतीय नेतृत्व अचंभित हो गए और जो चीन के साथ संबंधों को स्थिर करने के प्रयासों में लगा रहा। कोरोना संकट और वैश्विक चुनौती, अगर हम देखें तो भाई इस समस्या से निपटने में चीन ने दो प्रमुख स्तरों पर कमियों का परिचय दिया। एक तो वहाँ की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था, जो कम से कम समस्या के उपजने के शुरुआती दिनों में तेज़ी से काम नहीं कर पाई, ठीक है। सबसे पहला चीन के हुबेई प्रांत और वुहान महानगर के राजनीतिक प्रशासन का गैर जिम्मेदारी रवैया, क्योंकि इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ये फैल गई थी, है ना। तो ये सब तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो भारत और चीन का जो संबंध है भविष्य में थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि भारत जो है मेक इन इंडिया पर सपोर्ट कर रहा है अपने आप में, मेड इन चाइना उसने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा लेसन आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और बाकी की जो और यूनिट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना कर दूंगा। ये तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।